हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट 7 तक कंप्लीट हो गई थी। आज हम यूनिट 8 को देखेंगे। ठीक है, 8 हमारा क्या है फिर? 8 हमारा है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जिसे हम भ्रूण विज्ञान भी कहते हैं। यदि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम पार्ट 1 एम्ब्रियोलॉजी से शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है अंडों और विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज। अंडों के प्रकार पीतक या यौग की मात्रा और वितरण के आधार पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। सबसे पहला है आपका अल्पपीतकी, माइक्रोलेसिथल या फिर ओलिगोलेसिथल। इनमें पीतक की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस और मनुष्य। तो अब मनुष्य में कौन सा पाया जाता है करके पूछेगा तो क्या कहेंगे? माइक्रोलेसिथल या फिर ओलिगोलेसिथल। ठीक है, फिर आता है आपका मध्यपीतकीय, मीसोलेसिथल। इनमें पीतक की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी योग की मात्रा। ठीक है, जैसे मेढक और एम्फीबियन। फिर आता है अतिपीतकी, मैक्रोलेसिथल या फिर पॉलीलेसिथल। इनमें पीतक अत्यधिक मात्रा में होता है, जैसे चूजा और आपका पक्षी सरीसृप। देखिए, बहुत कम किस में होता है? मनुष्य में। मध्यम मात्रा में किस में होता है? मेढक एम्फीबिया में। अत्यधिक मात्रा में किस में होता है? चूजा, पक्षी या फिर सरीसृप में। और समान पीतकीय, पीतक पूरे अंडे में समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, इसको हम आइसोलेसिथल कहते हैं। उसके बाद है आपका टीलोलेसिथल। इसको गोलार्ध पीतकी भी कहते हैं। पीतक एक ध्रुव वेजिटल पोल पर केंद्रित रहता है। और लास्ट है आपका केंद्र पीतकी यानी सेंट्रोलेसिथल। पीतक केंद्र में होता है और कोशिका द्रव्य परिधि पर, जैसे कीट और ड्रोसोफिला। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। माइक्रोलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक, एग्जाम्पल एम्फियोक्सस और ह्यूमंस। मीजोलेसिथल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक, एग्जाम्पल फ्रॉग और एम्फीबियन। मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल, enormous amount of yolk, example chick, birds and reptiles. Isolecythal, yolk uniformly distributed throughout the cytoplasm. Telolecythal, yolk concentrate at one pole, vegetal pole. और centrolecythal, yolk located at the central with surrounding peripheral cytoplasm, example insect और ड्रोसोफिला। ठीक है, फिर हम देखेंगे विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। विदलन युग्मनज जाइगोट में होने वाला तीव्र समसूत्री विभाजन है। अब कौन कौन से होते हैं फिर? पहला होता है पूर्णभंजी विदलन यानी होलोब्लास्टिक क्लीवेज। संपूर्ण अंडा पूरी तरह से विभाजित होता है। यह दो प्रकार का होता है, समान इक्वल और असमान अनइक्वल। जैसे मेढक में सूक्ष्म खंड और बृहद खंड बनना। फिर आता है आपका अंश संजी विदलन यानी मैरोब्लास्टिक क्लीवेज। अत्यधिक पीतक के कारण केवल सक्रिय साइटोप्लाज्म वाला भाग विभाजित होता है। ये बिंब भाव डिस्कॉइडल चूजे में या सतही सुपरफिशियल कीटों में होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। ठीक है, ये प्रश्न, ये जो लाइन है आपकी, क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, holoblastic cleavage, complete division of the entire egg. It can be equal or unequal. Example frog producing micromeres and macromeres. Meroblastic cleavage, incomplete division confined to the active blastodisc due to large yolk mass. Example include discoidal in chick and superficial in insect. फिर अब हम इनको टेबल के तौर पे भी देख लेते हैं, आप भी बना लीजिएगा। आइसोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल, ये आपका एक टाइप हो गया। यॉक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? समान रूप से वितरित होगा। विदलन का प्रकार होलोब्लास्टिक, इक्वल होता है, पूर्णभंजी समान। और उदाहरण क्या हो गए आपके? मनुष्य, एम्फियोक्सिस। ठीक है, देखिए अब इसमें ये पूछ सकता है कि मनुष्यों में कौन सा क्लीवेज होता है, तो आपको आना चाहिए कि होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है। ठीक है, फिर आता है आपका मीजोलेसिथल। इसमें जो आपका योग होता है वेजिटेबल पोल पर होता है और इस पे भी आपका होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता था? होलोब्लास्टिक इक्वल, इसमें क्या होगा? होलोब्लास्टिक अनइक्वल। एग्जाम्पल क्या होंगे? मेढक और एम्फीबिया। फिर है टीलोलेसिथल या फिर मैक्रोलिसिथल। इसमें योग आपका अत्यधिक मात्रा और एक तरफ पर संचित होता है। और क्लीवेज कैसा होता है?
मैरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल होता है। एग्जाम्पल है आपका चूजा और मुर्गी। देखो पशुपालन से संबंधित है तो चूजा मुर्गी से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। फिर है सेंट्रोलेसिथल, इसमें योक आपका केंद्र में स्थित सेंट्रल योक होता है और क्लीवेज इसमें मैरोब्लास्टिक सुपरफिशियल सतही होता है। उदाहरण कीट और ड्रोसोफिला, इंसेक्ट एंड ड्रोसोफिला। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक आयोजक की मूलभूत अवधारणा एवं प्रेरण, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड इंडक्शन। हैंस स्पेमन और हिल्डे मैनगोल्ड ने 1924 ने एम्फीबिया के ब्लास्टुला के डॉर्सल लीप ऑफ ब्लास्टोपोर को प्राथमिक आयोजक, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा। तो किसको देखा करके पूछेगा तो किसको देखा था? एम्फीबिया के ब्लास्टुला के डॉर्सल लीप को, ठीक है। जब इसे किसी अन्य भ्रूण में प्रत्यारोपित किया गया तो इसने वहां एक अतिरिक्त द्वितीयक तंत्रिका अक्ष, सेकेंडरी न्यूरल एक्सिस एम्ब्रियो का निर्माण प्रेरित कर दिया। इस खोज के लिए स्पेमन को 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। प्रेरण की प्रकृति और कार्यप्रणाली। प्रेरण एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ऊतक ऑर्गेनाइजिंग टिश्यू रासायनिक संकेतों जैसे नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टैटिन प्रोटीन द्वारा पड़ोसी ऊतक के विकास के भविष्य को बदल देता है। अब इंग्लिश में देखते हैं। डिस्कवर्ड बाय हैंस स्पेमन एंड हाइल्ड मैंगोल्ड 1924, द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर इन एम्फीबियन embryos is termed the primary organizer because it can induce the formation of secondary neural axis when transplanted into a host embryo. Spearman received the Nobel Prize in 1935. On nature and mechanism, embryonic induction is the process whereby one tissue, the inducer, emits chemical signals such as noggin, cordin, follistatin that determine the development fate of an adjacent tissue, the responder. फिर आपका अगला पॉइंट पूर्ण सशक्ता या टेरेटोजेनेसिस, टोटीपोटेंसी एंड टेरेटोजेनेसिस। अब टोटीपोटेंसी क्या होता है, फिर पूर्ण सशक्ता क्या होती है? एक अकेली ब्लास्टोमेयर या कोशिका की वह क्षमता जिससे वह एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, ठीक है। प्रारंभिक भ्रूण कोशिकाएं पूर्ण सशक्त होती है, यानी एक ब्लास्टोमेयर की ऐसी कोशिका है जिससे पूरा जीव बन जाए, उसी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। और टेरेटोजेनेसिस क्या होता है? भ्रूणीय विकास के दौरान होने वाली असामान्यताएं या विकृतियों का अध्ययन, विकृति पैदा करने वाले कारकों को टेरिटोजोन जैसे थैलिडोमाइड दवा, एक्सरे, वायरस कहा जाता है, ठीक है। तो टेरेटोजेनेसिस भी समझ में आ गया, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो भी आपकी एबनॉर्मलिटी आएगी उसी को हम क्या कहेंगे? टेरेटोजेनेसिस कहेंगे। अब टोटीपोटेंसी देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल ब्लास्टोमेयर टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, एस्टेबलाइजिंग अ कंप्लीट इंडिविजुअल। और टेरेटोजेनेसिस, द स्टडी ऑफ congenital malformation and abnormal prenatal development agents causing these structural defects are called teratogenesis. Example thalidomide, X-rays, रूबेला वायरस। फिर पढ़ते हैं ड्रोसोफिला में जीन्स की भिन्न अभिव्यक्ति एवं फैट मैप, डिफरेंशिएट जीन एक्सप्रेशन एंड फैट मैप। ड्रोसोफिला विकास। ड्रोसोफिला फल मक्खी में अक्ष निर्धारण मैटरनल इफेक्ट जीन्स, बाइकॉइड नैनोस, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स और होमियोटिक सेलेक्टर जीन्स के सोपानबद्ध अनुक्रमिक नियंत्रण द्वारा होता है। और फैट मैप क्या है? फ्रॉग ब्लास्टुला की सतह पर विभिन्न कोशिकीय क्षेत्रों का एक मानचित्र जो यह दर्शाता है कि भविष्य में गैस्ट्रुलेशन के दौरान कौन सा क्षेत्र किस जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या अंग का निर्माण करेगा, ठीक है। एक्सिस स्पेसिफिकेशन अकर्स वाया अ कैस्केड ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन्स, बाइकॉइड डिटरमाइनिंग एंटीरियर, नैनोस डिटरमाइनिंग पोस्टीरियर, फॉलोड बाय जाइगोटिक जीन्स, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, सेगमेंट पोलरिटी जीन्स एंड होमियोटिक सेलेक्टर हॉक्स जीन्स। फैट मैप ऑफ फ्रॉग ब्लास्टुला, a topographical map mapped onto the blastula epithelium indicating which parts will migrate and differentiate into specific germ layers, ectoderm, mesoderm, endoderm during subsequent gastrulation। देखियो आपको बेस मैं दे रहा हूँ
टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या है, उस पर लिखा हुआ भी आपके सामने दिख रहा होगा, आप उसको और डिटेल में जितना लिख सकते हैं लिख सकते हो, ठीक है। वरना आप जैसे इस एग्ज़ाम में चलो थोड़ा थोड़ा बेस बना के चलते हैं सोचते हो तो वो भी ठीक है। यदि आप चाहते हो कि नीनी सब पूरा मैं जितना डीप इसमें आ सकता है वो पूरा कवर करूँगा या करूँगी, तो आप क्या कर सकते हैं, फैट मैप लिखा, जो यहाँ पे लिखा है उसको लिखा, फिर उसके बाद और इसको गूगल में सर्च किया कि इसके बारे में और कितना डिटेल मिल सकता है, तो उसको फिर नोट कर लिया, ठीक है। तो इससे भी आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन एवं आकारिकीय गतियाँ, गैस्ट्रुलेशन एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। ब्लास्टुला का त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला में बदलना, जिसमें 3 प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनते हैं। इसमें व्यापक कोशिकीय गतियाँ होती है जिन्हें हम आकारिकीय गतियाँ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। एपिबोली, कोशिकाओं की चादर का बाहरी सतह पर फैलना एक्टोडर्म निर्माण। एम्बोली, इनवॉल्यूशन, कोशिकाओं का भीतर की ओर मुड़कर अंदरूनी सतह के सहारे लुढ़कना। इन्वेजिनेशन, कोशिकाओं के स्तर का अंदर की ओर धंसना, ब्लास्टोपोर निर्माण। और इनफिल्ट्रेशन या फिर इनग्रेशन, एकल कोशिकाओं का सतही परत से अलग होकर भीतर की ओर माइग्रेट करना। मेढक, चूजे और स्तनधारी में गैस्ट्रुलेशन अंतर। मेढक में गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोपोर के माध्यम से होता है, जबकि चूजे और स्तनधारी में यह एक विशेष संरचना प्रिमिटिव स्ट्रिक के माध्यम से संपन्न होता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन, the process converting a single layered blastula into a trilaminar gastrula containing ectoderm, mesoderm and endoderm. It involves highly coordinated morphogenetic movements. Epiboly, spreading of epithelial sheets over the outer surface to form ectoderm. Involution, inward rolling of an expanding outer layer over the internal basal edge. Invagination, in pouching or infolding of a localized region of cells forms blastopore. Ingression, migration of individual cells from the surface layer into the interior embryo blastocell. Comparative aspect of frog, cheek and mammals. Gastrulation in frogs revolves around the blastopore circular leaf. In contrast, birds, chick and mammals undergo gastrulation via the elongation and cell migration through the primitive streak. अब हम पढ़ेंगे मेढक में कायांतरण और हार्मोन नियमन, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग एंड हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, फिर जलीय टैडपॉल लार्वा का स्थलीय वयस्क मेढक में रूपात्मक रूपांतरण। इसके तहत पूंछ का विलुप्त होना, गिल्स का फेफड़ों में बदलना और अंगों का विकास शामिल है। हार्मोनल नियंत्रण क्या क्या होता है, फिर यह प्रक्रिया पूरी तरह से थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन T4 और ट्राई आइडोथायरोनिन T3 हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो हार्मोन पूछ सकता है कौन कौन से हैं, थायरोक्सिन और ट्राई आइडोथायरोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला TRH और पीयूष ग्रंथि का TSH इसे प्रेरित करता है। यदि पानी में आयोडीन की कमी हो तो टैडपॉल का कायांतरण रुक जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसा बनेगा कि किसकी कमी से टैडपॉल का कायांतरण रुक सकता है। प्रश्न दे देगा क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, द पोस्ट एम्ब्रियोनिक ट्रांजिशन ऑफ एन एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग हर्बीवोरस tadpole larva into a terrestrial lung breathing carnivorous adult frog. Hormonal regulation commanded exclusively by the thyroid hormones thyroxine T4 and iodothyronin, ठीक है। triiodothyronin T3. Hypothalamic TRH stimulates pituitary TSH, which drives the thyroid. Iodine deficiency in water impairs thyroid synthesis, indefinitely blocking metamorphosis. फिर हम पढ़ेंगे अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियाँ एवं चूजे का 72 घंटे का विकास, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड चिक डेवलपमेंट। अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियाँ क्या क्या है, फिर मुर्गी चूजे में भ्रूण की सुरक्षा और पोषण के लिए 4 झिल्लियाँ बनती हैं, ठीक है। मुर्गी या चूजे की बात जो हम कर रहे हैं उसके एम्ब्रियो की सुरक्षा और पोषण के लिए 4 झिल्लियाँ होती है। ये 4 झिल्लियाँ आपको आनी चाहिए। पहला है एमनियन,
यह एमनियोटिक द्रव से भरी गुहा बनाती है जो झटके से सुरक्षा शॉक एब्जॉर्बर प्रदान करती है, यानी झटका लगेगा तो उससे बचाने के लिए क्या होती है आपकी एमनियन होती है। कॉरियन श्वसन गैस एक्सचेंज में मदद करती है, ठीक है, तो गैस एक्सचेंज किससे होता है कॉरियन से। एलेंटॉइस यह उत्सर्जी पदार्थों यूरिक एसिड को संचित करती है और कॉरियन के साथ मिलकर श्वसन अंग का कार्य करती है। और लास्ट है आपका योगसेक पीतक का पाचन कर भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो इम्पोर्टेंट है, 4 हैं बस, छोटे छोटे हैं, आप डीप में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चूजे के एम्ब्रियो का 72 घंटे का विकास। 72 घंटे के उष्मायन इंक्यूबेशन पर भ्रूण में सर्वाइकल फ्लैक्चुएशन पूरा हो जाता है जिससे सिर 90 डिग्री मुड़ जाता है। 3 जोड़ी ग्रसनी खांचे फेरेंजियल क्लेफ्ट, आंखें, कान और 4 कक्षीय हृदय की प्रारंभिक संरचना सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिर जो है 90 डिग्री तक मुड़ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स 4 specialized functions layer amnion innermost membrane enclosing amniotic fluid cushions against mechanical shock. Chorion outermost layer optimizing respiratory gas exchange. Allantois serves as a nitrogenous waste reservoir, uric acid and vascularized respiratory surface. Yolk encloses yolk mass facilitating digestion and nutrition transport to the growing embryo. Chick embryo at 72 hours marked by prominent cervical flexure, bending of head. The embryo turns onto its left side, features 3 pairs of arteritic, well-developed optic and aortic vessels and a functional S-shaped beating heart, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो हमने पहले भी किया है फिर भी देख लेते हैं। स्तनधारियों में अपरा के प्रकार। अपरा भ्रूण और माता के गर्भाशय, जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, ठीक है। भ्रूण और माता के गर्भाशय की दीवार के बीच स्थापित वह संरचना और कार्यात्मक संबंध जो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में मदद करता है। वर्गीकरण ऊतकीय परतों के आधार पर। एपिथीलियोकोरियल सभी 6 परतें उपस्थित, जैसे सुअर और घोड़ा, ठीक है। अब देखिए सुअर और घोड़ा में कौन सा आपका अपरा होता है, फिर एपिथीलियोकोरियल, इसमें 6 परतें होती हैं। सिंडेस्कोमोकोरियल, इसमें क्या होता है, फिर गर्भाशय उपकला नष्ट हो जाती है, जैसे गाय, भेड़, बकरी पशुधन में महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर थर्ड है आपका एंडोथीलियोकोरियल। कोरियन सीधे माता की रक्तवाहिकाओं के संपर्क में आता है, जैसे कुत्ता और बिल्ली। फिर है हीमोकोरियल। कोरियन सीधे माता के रक्त में डूबा रहता है, जैसे मनुष्य और बंदर, तो मनुष्य का याद होना चाहिए क्या है, हीमोकोरियल। फिर है हीमो एंडोथीलियल। भ्रूण की केशिकाएं सीधे माता के रक्त के संपर्क में होती है, जैसे खरगोश और चूहा, ठीक है। आपको कुत्ते का भी याद होना चाहिए कि एंडोथीलियोकोरियल है, ठीक है, प्रश्न बनता है। और प्लेसेंटा वाली वीडियो देख सकते हो वरना आप, उसमें थोड़ा और डिटेल से बताया है। प्लेसेंटा इन मैमल्स टेम्परेरी ऑर्गन एस्टेबलाइजिंग फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन maternal uterus and fetus for nutrition, gas and waste exchange. Types of epitheliocoryal, all 6 layers intact, example pig and horses. Syndesmocoryal, maternal uterine epithelium eroded, example cattle, sheep, goat, highly critical for livestock officers. Endothelial coryal, chorionic epithelium touches maternal capillary endothelium, example carnivorous like dogs, cats. Hemocoryal, chorion directly baths in maternal blood pools, humans and primates. Hemoendothelial, only fetal capillary endothelium separates maternal blood from fetal blood, example rabbits and guinea pigs, ठीक है। फिर आपका एनिमल बिहेवियर, प्राणी व्यवहार, इतिहास, शब्दावली एवं गतियाँ। इथोलॉजी देखते हैं। फिर प्राकृतिक परिस्थितियों में जंतुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक विज्ञान, ठीक है। अब देखिए जो आपका जंतुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है उसी को हम इथोलॉजी कहते हैं। निको टिनबर्गेन, कॉनराड लॉरेंज और कार्ल वॉन फ्रिश को इस क्षेत्र में 1973 का नोबेल पुरस्कार मिला। करंट गतियाँ, टैक्सिस एंड काइनेसिस। टैक्सिस क्या है, फिर
यह एक दिशात्मक गति है जिसमें जंतु उद्दीपन की दिशा में सकारात्मक या विपरीत नकारात्मक गति करता है, जैसे प्रकाशानुवर्तन और फोटोटैक्सिस। फिर है काइनेसिस। यह एक गैर दिशात्मक गति है जहां उद्दीपन की तीव्रता के आधार पर गति की दर या मुड़ने की आवृत्ति बदलती है, दिशा नहीं, जैसे नमी मिलने पर वुडलाइस की तीव्र गति। Ethology, the scientific study of animal behavior under natural condition. Pioneers include Konrad Lorenz, Nico Tinbergen and Carl von Frisch. नोबेल प्राइज कब मिला? 1973 में। Taxis, a directional locomotory response where an organism moves toward positive or away from negative a specific directional stimulus. Example, phototaxis in moths. Kinesis, a non-directional response where the speed of movement or rate of turning is proportional to the intensity of the stimulus, not its direction. Example, woodlice activity relative to humidity. फिर है सहज वृत्ति सीखना और इम्प्रेटिव, इंस्टिक्ट लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। सहज वृत्ति क्या है? फिर जन्मजात व्यवहार जो बिना किसी पूर्व अनुभव के स्वतः व्यक्त होता है, जैसे मकड़ी का जाला बुनना। इससे FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शामिल है। तो आपसे पूछ लेगा कि मकड़ी का जाला बुनना किस में आता है, तो ये हमारा इंस्टिंक्ट इनेट बिहेवियर में आता है। ठीक है। सीखने का व्यवहार लर्निंग, अनुभव द्वारा व्यवहार में संशोधन इसके प्रकार हैं। विप्रतिष्ठित अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशन। आप जो बीएड कर रहे हैं उनको पता होगा, यहाँ पे पावलो और स्किनर का बात आएगी। ठीक है। पावलो ने क्या किया? कुत्ते की घंटी बजने पर लार टपकना। ठीक है। जब उसने घंटी बजाई तो क्या किया? कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये आपने प्रयोग सुना होगा, वैसे पशुधन में इतना आता नहीं इसके बारे में। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर बॉक्स प्रयोग, पुरस्कार या दंड पर आधारित ट्रायल और एरर लर्निंग। फिर है इम्प्रिंटिंग, जीवन के एक प्रारंभिक संवेदनशील काल क्रिटिकल पीरियड में होने वाला तीव्र अधिगम, जैसे बतख के बच्चों का जन्म के बाद प्रथम गतिशील वस्तु के पीछे चलना। कॉनराड लॉरेंस द्वारा वर्णित। इंस्टिंक्ट इनेट बिहेवियर, जेनेटिकली programmed unlearned behavior perform perfectly at the first opportunity. Example, spider spinning a web tied to fixed action patterns. Learning behavior, modification of behavior through experience. Classical conditioning, Pavlov conditioning, matching an unconditioned stimulus with a neutral cue. Example क्या है आपका? Pavlov's dog salivating at a bell. Operant condition, Skinner reinforcement learning via reward और punishment for trial and error task. फिर है आपका imprinting, rapid irreversible phase sensitive learning during a critical early life window. Example, Goslings following Konrad Lorenz, identifying him as their mother. फिर हम पढ़ेंगे जैविक लय, घड़ी एवं संचार, बायोलॉजिकल रिदम्स, क्लॉक एंड कम्युनिकेशन। जैविक लय, जंतुओं में निश्चित समय अंतराल पर दोहराए जाने वाले व्यवहार, जिसे सर्कैडियन लय, सर्कैडियम रिदम, 24 घंटे का चक्र जो पीनियल ग्रंथि के मेलाटोनिन और SCN सुप्राकियास्टमैटिक न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित होता है। संचार, रासायनिक फेरोमोन द्वारा दृश्य विजुअल संकेत और ध्वनि ऑडिटरी, जैसे पक्षियों के गीत और मेढक की टर्टर, अम्फिबियन कॉल जो साथी को आकर्षित करती हैं। चमगादड़ों में प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण, इकोल्यूशन इन बैट्स। चमगादड़ उच्च आवृत्ति वाली प्राश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 से 100 किलोहर्ट्ज छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, प्राश्रव्य तरंगियाँ कितनी छोड़ती है चमगादड़? 20 से 100 किलोहर्ट्ज, जो शिकार से टकराकर वापस आती है। इसके विश्लेषण से वे अंधेरे में भी बाधाओं और शिकार की सटीक स्थिति का पता लगा लेते हैं। ठीक है। Regular periodic cycles in physiological process controlled by endogenous biological clocks like circadian rhythms, 24-hour cycle driven by suprachiasmatic nucleus SCN and melatonin. Communication, visual cues,
chemical signals, pheromones, and acoustic auditory mechanism. Example, specialized bird songs and amphibian mating calls. Echolocation in bats. Bats emit ultrasonic high frequency sound waves 20 kHz to over 100 kHz. By interpreting the returning chaos, they compute an exact spatial map of insect and obstacle in absolute darkness. अब हम देखेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी, मानव कल्याण एवं वनों का वाणिज्यिक महत्व, प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, ऊपर पे आपको संदर्भ बुक भी दिख रहा होगा, बीपी पांडे की बुक से है ये। ठीक है, पादप प्राथमिक उत्पादक है जो भोजन, ऑक्सीजन और आश्रय प्रदान करते हैं। वनों का उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वाणिज्यिक महत्व है। वन मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन रोकते हैं, वर्षा चक्र नियंत्रित करते हैं और राल, रेजिन, गोंद, इमारती लकड़ी, टिम्बर तथा ईंधन का स्रोत प्रदान करते हैं। Plant serves as primary energy producer. Forest in Uttarakhand support the rural economy by supplying timber, firewood, resin from cheer pine and maintaining hydrological cycles while preventing mound soil erosion. आर्थिक महत्व देखते हैं फिर। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स। अनाज, सीरियल्स, गेहूं, ट्राइटिकम एस्टिवम, धान, ऑरिजिया सटाइवा, मक्का, जी मेज, मड़वा, रागी उत्तराखंड का मुख्य स्थानीय मोटा अनाज है। दालें कौन कौन सी है फिर? अरहर, कैजेनस कैजन, चना, सिसर, एरिटिनियम, सोयाबीन। ठीक है, सब्जियां, फल और नट्स क्या है फिर? आलू, टमाटर, अखरोट, जुगलेंस रेजिया। ठीक है, बादाम। और रेशेदार पौधों में क्या क्या है? कपास है आपका, गॉसिपियम सेफ, और जूट है, कॉर्कोरस सेफ। ठीक है, और तेल और मसालों में क्या है? सरसों है आपके। ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं। सोयाबीन, हल्दी है, क्रुमका लौंगा, काली मिर्च है आपकी। और जड़ी बूटियों में क्या है? कीड़ा जड़ी है, ऑफियो, कॉर्डाइसेप्स, साइनेसिस, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है और गिलोय है। टिम्बर और कास्ट में आपका देवदार है, सेड्रस देवदारा, और साल है, सोरिया रोबस्टा, और सागौन है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, यही आपका इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं। आर्थिक प्राणी विज्ञान एवं पशुपालन, इकोनॉमिक जूलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री, मवेशी नस्लें एवं कृत्रिम गर्भाधान, कैटल ब्रीड्स एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉप पे ICAR दिख रहा होगा ना, इस ICAR का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, प्रश्न बन सकता है ICAR से भी। ठीक है, महत्वपूर्ण मवेशी नस्लें, दुधारू नस्लें, डेयरी कौन कौन सी है? साहिवाल, गिर, रेड सिंधी। द्वि प्रयोजनीय नस्लें, डुअल पर्पज वाली कौन सी है? हरियाणा, थारपारकर, कांक्रेज। ये थारपारकर आपका पहले भी पूछा गया है डुअल पर्पज के लिए, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, विदेशी नस्लें क्या है? हॉल्स्टीन फ्रीजियन, सर्वाधिक दूध उत्पादक, जर्सी, दूध में अधिक वसा प्रतिशत। ठीक है, और उत्तराखंड की स्थानीय नस्लें क्या है? बद्री गाय है आपकी, औषधीय गुणों से युक्त दूध के लिए प्रसिद्ध राज्य की प्रमाणित नस्ल। अब कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक उत्तम सांड से वीर्य, सीमन एकत्र कर उसे तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, ये तो फेवरेट क्वेश्चन होता है आयोग का, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये -196 डिग्री सेल्सियस आपको याद हो जाना चाहिए। क्रायो प्रिजर्व करके गाय के मध्यकाल हीट पीरियड के दौरान गर्भाशय में स्थापित करना, यह आनुवंशिक सुधार का सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, तो आप कैटल ब्रीड्स देख सकते हैं। फिर है कुक्कुट पालन और तकनीकी प्रबंधन, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ब्रॉयलर मैनेजमेंट। कुक्कुट की नस्लें कौन कौन सी है फिर? लेयर्स, अंडा उत्पादक जैसे वाइट लेगहॉर्न। ठीक है, ब्रॉयलर, मांस उत्पादक। फिर आपका कड़कनाथ, एक प्रसिद्ध स्वदेशी औषधीय मांस वाली नस्ल है। ठीक है, इसका मांस काले कलर का भी होता है। ठीक है, तो कभी क्या पता है ऐसे बन जाए, तो आप वो भी याद रखना। अंडों का संरक्षण, अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज 4 से 10 डिग्री, ऑयलिंग, ऑयल कोटिंग या पाश्चुकरण का उपयोग किया जाता है।
Poultry breeds, layers, egg production, example white leghorn, and broilers, meat production. Kadaknath is the prominent indigenous high melanin breed. Egg preservation, managed through control cold storage rooms 4 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. Cell oiling and liquid pasteurization technique. फिर हम देखेंगे मत्स्य पालन, कॉर्प और प्रेरित प्रजनन, फिशरीज एंड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग. इंडियन मेजर कॉप आईएमसी, कतला, ठीक है, आपका कतला हो गया, शहदभोजी, रोहू हो गया, लैबियो रोहिता कहते हैं इसको, मध्यभोजी. मृगनल हो गया आपका, सरहिनस, मृगला, तलभोजी. चाइनीज कॉप, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप, कॉमन कॉप. मिश्रित मछली पालन, कंपोजिट फिश कल्चर, एक ही तालाब में अलग अलग जल स्तरों से भोजन लेने वाली 5 से 6 प्रजातियों को एक साथ पालना जिससे भोजन का अधिकतम उपयोग हो. प्रेरित प्रजनन, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, मछलियों को सिंथेटिक हार्मोन जैसे ओवाप्रिम या पिट्यूटरी ग्रंथि का अर्क इंजेक्ट करके कृत्रिम रूप से अंडे देने के लिए प्रेरित करना. अब ये पूछ सकता है कि मछलियों के जो सिंथेटिक हार्मोन है क्या होते हैं, फिर ओवाप्रिम, ठीक है, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि का जो अर्क है वो इंजेक्ट करके क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से अंडे देने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है. ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं. फिर है रेशम पालन एवं एकीकृत कीट प्रबंधन. रेशम पालन क्या है, फिर जो आपका रेशम कीट है उसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी भी कहते हैं, ठीक है, उसका पालन. उत्तराखंड में सैतूत, मलबेरी और ओक टसर रेशम का उत्पादन होता है. अब ये प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड में कौन कौन से रेशम का उत्पादन होता है, सैतूत, मलबेरी और ओक टसर. यहाँ पे जैसे तो सौरव लिखा है ना, टो सौरव करके भी आ सकता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओक टसर या फिर ओक तसर. ठीक है. मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों का पालन भारतीय मधुमक्खी एपिस सेरेना इंडिका और यूरोपीय मक्खी एपिस मेलिफेरा प्रमुख हैं. एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम का फुल फॉर्म आ गया तो क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. कीटों की आबादी को आर्थिक क्षति स्तर ईटीएल से नीचे रखने के लिए जैविक, यांत्रिक, सांस्कृतिक और न्यूनतम रासायनिक नियंत्रण विधियों का एक समन्वित दृष्टिकोण. सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म चीफली बॉम्बिक्स मौरी. उत्तराखंड प्रोड्यूसेस मलबरी, टसर एंड ओक टसर सिल्क. एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ हनीबीज. डोमिनेंट स्पीसीज इंक्लूड एपिस मेलिफेरा एक्सोटिक एंड एपिस सेरेना इंडिका इंडाइजिनस. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, an ecological sound approach combining biological, cultural, mechanical and strategic chemical tools to keep pest levels below the economic injury level EIL. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 8 है उसका कंसेप्ट क्लियर होता है. अब हम टॉप 25 क्वेश्चंस इसके करेंगे. ठीक है, तो अब जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको आ जाएंगे ये क्वेश्चंस बताना. पहला क्वेश्चन है, मेढक एम्फीबियंस के अंडे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बताइए. फिर ऑप्शन है आपके आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलिसिथल या फिर माइक्रोलेसिथल. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीजोलिसिथल या फिर टेलोलिसिथल. ठीक है, मेढक का अंडा मध्य पीतकी मीजोलेसिथल होता है क्योंकि इसमें पीतक की मात्रा मध्य में होती है और यह मुख्य रूप से वेजिटल पोल पर केंद्रित रहता है, इसलिए इसे टीलोलिसिथल भी कहता है. ठीक है, जो इसकी पीतक की मात्रा होती है वो मध्यम होती है. ठीक है, मध्य में नहीं, मध्यम यानी ना तो ज़्यादा ना तो कम. ठीक है. Frog eggs contain a moderate amount of yolk concentrated at vegetable pole, making them classified as mesolecithal and telolecithal. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. फिर भ्रूणीय प्रेरण एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की खोज के लिए 1935 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. Who was awarded the Nobel Prize in 1935 for discovering embryonic induction? किसे किया गया था फिर बताइए. तो ये किया गया था आपका हैंस स्पेमन को. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और भ्रूणीय प्रेरण की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था. क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
पक्षियों चूजे के अंडे में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन बर्ड चिक्स एग? होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक इक्वल या अनइक्वल, मैरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल, मैरोब्लास्टिक सुपरफिशियल। कौन सा पाया जाता है फिर? तो इसमें पाया जाता है मैरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल। ठीक है। चूजे के अंडे में अत्यधिक यौक होने के कारण विभाजन केवल ऊपर की एक छोटी चक्रिका ब्लास्टोडिस्क में सीमित हो रहता है, जिसे मैरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल विदलन कहते हैं। ड्यू टू द मैसिव yolk volume, cleavage in cheeks is restricted to the small blastodisc at the animal pole termed meroblastic discoidal cleavage. क्वेश्चन नंबर 4 है, मेढक के टैडपोल लार्वा में कायांतरण को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन? तो इसका राइट आंसर है थायरोक्सिन। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन टैडपोल के वयस्क में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। पानी में आयोडीन की कमी से ये रुक जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गाय, भेड़ और बकरी में ऊतकीय वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार का अपरा प्लेसेंटा पाया जाता है? विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल लेयर्स इन फाउंड इन काउज, सीप एंड गोट्स? एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, हीमोकोरियल या फिर एंडोथेलियोकोरियल? कौन सा पाया जाता है फिर? इसमें पाया जाता है सिंडेस्मोकोरियल। ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं रूमिनेंट्स जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में सिंडेस्मोकोरियल अपरा पाया जाता है, जिसमें माता की गर्भाशय उपकला नष्ट हो जाती। ठीक है। रूमिनेंट्स लाइक cattle, sheep and goats possesses a syndesmocoryal placenta where maternal uterine epithelium breaks down, exposing connective tissue to chorionic villi. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवजात बतख के बच्चों का अपने जन्म के तुरंत बाद सामने आने वाली पहली गतिशील वस्तु के पीछे चलना किस व्यवहार का उदाहरण है? गॉसलिंग्स फॉलोइंग द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी आफ्टर हैचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इम्प्रिंटिंग या हैबिचुएशन? तो ये है आपका इम्प्रिंटिंग। ठीक है। यह इम्प्रिंटिंग कहलाता है जो जीवन के प्रारंभिक संवेदनशील चरण में होता है और इसे कॉनरॉड लॉरेंज ने अच्छी तरह से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 7, पावलो द्वारा कुत्ते पर घंटी बजाकर लार टपकाने का प्रयोग व्यवहार किस श्रेणी में आता है? पावलो फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स इन्वॉल्विंग अ बेल एंड सलाइवेशन फॉल्स अंडर ऑपरेंट कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन, इंस्टिंक्ट या फिर इनसाइट लर्निंग? तो इसे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चमगादड़ रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए किन ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं? विच साउंड वेव्स डू बैट्स यूज फॉर नॉक्टर्नल इकोलोकेशन? किसमें क्या करते हैं फिर? इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, रेडियो वेव्स या ऑडिटरी म्यूजिक नोट्स? तो ये करते हैं आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। कितना करते हैं? 20 हर्ट्ज से अधिक, वैसे 20 से 100 आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य की पहली पंजीकृत स्वदेशी गाय की नस्ल क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट ऑफिशियली रजिस्टर्ड इंडाइजिनस कैटल ब्रीड? कौन सी है? तो ये है आपकी बद्री गाय। ठीक है। बद्री गाय उत्तराखंड के पहली पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे कद की प्रतिरोधी और औषधीय दूध वाली पहली राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत गाय की नस्ल है। फिर है आपका आगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी बना था। कृत्रिम गर्भाधान एआई के लिए मवेशियों के वीर्य सीमन को तरल नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? 0 डिग्री, -78 डिग्री, -196 डिग्री या -250 डिग्री? तो ये किया जाता है -196 डिग्री। ठीक है। इसको क्रायोफ्रीजेशन भी कहते हैं, प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली तालाब में सतह भोजी सरफेस फीडर के रूप में कार्य करती है? रोहू, मृगल, कतला या फिर कॉमन कार्प? इसका राइट आंसर है कतला। ठीक है। इंडियन मेजर कॉर्प्स में कतला तालाब के सबसे ऊपरी सतह सरफेस से भोजन ग्रहण करती है, जबकि रोहू मध्य स्तंभ और मृगल तल से। ठीक है। तो सतह भोजी कौन सी होगी आपकी? कतला।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेरित प्रजनन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में मछलियों को कृत्रिम रूप से स्पॉनिंग हेतु उत्तेजित करने के लिए किस लोकप्रिय सिंथेटिक दवा हार्मोन का उपयोग किया जाता है? विच सिंथेटिक हार्मोन ड्रग इज वाइडली यूज्ड इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टू स्टिमुलेट फिश स्वैपनिंग? ऑक्सीटोसिन, ओवेप्रिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनलिन? तो इसका राइट आंसर है आपका ओवेप्रिन। ठीक है। ओवेप्रिन एक लोकप्रिय व्यावसायिक सिंथेटिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फॉर्मुलेशन है जिसका उपयोग मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किया जाता है। ओवेप्रिन इज स्टैंडर्ड कमर्शियली अवेलेबल ड्रग कंबाइनिंग साल्मन GnRH एनालॉग एंड डोपामिन एंटागोनिस्ट टू इंड्यूस ओव्यूलेशन इन कार्प्स। कीटों के अंडे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सैंडोलेसिथल, टीलोलेसिथल, आइसोलेसिथल या फिर अलेसिथल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोलेसिथल। ठीक है। कीटो जैसे ड्रोसोफिला के अंडे केंद्र पित्त सेंट्रोलेसिथल होते हैं। यहाँ योग केंद्र में जमा होता है और विदलन सतही सुपरफिशियल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चूजे के 72 घंटे के ऊष्मायन के बाद भ्रूण में कौन सा झुकाव सुस्पष्ट हो जाता है जिससे सिर समकोण पर मुड़ जाता है? विच फ्लेक्सर बिकम्स प्रोमिनेंट इन अ 72-hour chick embryo bending the head? लंबर फ्लेक्स, सर्विकल फ्लेक्स, कॉर्डल फ्लेक्स या फिर लेटरल फ्लेक्स? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सर्विकल फ्लेक्स। ठीक है। 90 डिग्री कोण में घूम जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भ्रूण विकास के दौरान बाहरी आघातों मैकेनिकल शॉक से सुरक्षा प्रदान करने वाली एमनियोटिक द्रव से भरी झिल्ली कौन सी है? विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ फ्लूइड फील्ड कैविटी डेट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द एम्ब्रियो? कॉरियोनिक, एलोन्टॉइस, एमनियन या फिर यॉक्साइक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमनियन। ठीक है। एमनियन भ्रूण को चारों ओर घेर कर एमनियोटिक द्रव से भरी गुहा बनाती है जो सुखाने से बचाती है और बाहरी झटकों को सोखती है। द एमनियन सीक्रेट्स एंड कंटेन्स द एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव फ्लूइड फील्ड हाइड्रोस्टैटिक कुशन सराउंडिंग द एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 16, भृंग टिड्डे या फसलों के अन्य कीटों के आबादी को आर्थिक क्षति स्तर ETL के नीचे बनाए रखने की समन्वित प्रणाली क्या कहलाती है? What is the integrated system called that maintains crop pest population below the economic threshold level? केमिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मोनोकल्चर या फिर मैकेनिकल ट्रैपिंग? इसे हम कहते हैं IPM, एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बहुमूल्य कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए ये बन सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाई वैल्यू कीड़ा जड़ी फाउंड इन अल्पाइन मीडोज ऑफ उत्तराखंड? करकुमा लौंगा, ऑफियो कॉरिडाइसेप्स साइनेसिस, जगलांस रेजिया या फिर सेड्रस देवदारा? तो इसको हम कहते हैं ऑफियो कार्डिसेप्स साइनेंसिस। ठीक है। कीड़ा जरी जिसको हम यारसा गुम्बा भी कहते हैं एक मूल्यवान कैटरपिलर फंगस है जिसका वैज्ञानिक नाम ऑफियो कार्डिसेप्स साइनेंसिस है। इसका उपयोग पारंपरिक दवाओं में शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है। देखिए यारसा गुम्बा करके भी आ सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन में व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु सबसे लोकप्रिय यूरोपीय मधुमक्खी की प्रजाति कौन सी है? Which exotic European honeybee species is highly favored for commercial honey production in apiculture? Apis dorsata, Apis flora, Apis mellifera या फिर Apis carina indica? तो क्या होगा इसका बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Apis mellifera। ठीक है। शांत प्रकृति की होती है और उच्च शहद संग्रहण क्षमता के कारण भारत में व्यापक रूप से आयात कर पाला जाता है इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतुओं की वह गति जो उद्दीपन की दिशा से पूरी तरह स्वतंत्र होती है और केवल तीव्रता पर निर्भर करती है क्या कहलाती है? एन ओरिएंटेशन मूवमेंट ऑफ एन एनिमल डेट इज कम्प्लीटली नॉन डायरेक्शनल एंड डिपेंड सोलली ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी इज टैक्सिस, काइनेसिस, टोपिज्म या रिफ्लेक्स एक्शन? तो इसे हम काइनेसिस कहते हैं। ठीक है। काइनेसिस एक गैर दिशात्मक अनुक्रिया है जिसमें मुड़ने की दर या गति की रफ्तार उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 20, रेशम कीट बॉम्बेक्स मैरी मौरी भी कहते हैं, ठीक है, मौरी
के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था व्यावसायिक रूप से रेशम धागा प्रदान करती है? विच स्टेज ऑफ सिल्कवॉर्म लाइफ साइकिल यील्ड्स कमर्शियल सिल्क फाइबर? एग, कैटरपिलर लार्वा, कोकून या फिर अडल्ट मॉथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोकून। ठीक है, कोकून चरण में प्यूपा के चारों ओर लार ग्रंथियों से स्रावित रेशम का धागा लिपटा होता है, जिसे गर्म पानी में उबालकर धागा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, देवदार सिड्रस देवदारा किस प्रकार का वानस्पतिक पौधा है जो उत्तराखंड के जंगलों में बहुतायत में मिलता है? टू विच प्लांट ग्रुप डज देवदार सिड्रस देवदारा बिलोंग कॉमनली फाउंड इन हिमालयाज फॉरेस्ट? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या फिर ब्रायोफाइट? क्या होगा फिर बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देवदार सिड्रस देवदारा एक कॉनिफॉर्म यानी जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधा है जिसकी लकड़ी इमारती कार्यों के लिए बहुत कीमती होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मुर्गी पालन में मुख्य रूप से अंडे देने के उद्देश्य से पाली जाने वाली प्रसिद्ध लेयर नस्ल कौन सी है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर लेयर पोल्ट्री ब्रीड रियर्ड ग्लोबली फॉर हाई एग प्रोडक्शन? व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक या फिर कड़कनाथ? क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, व्हाइट लेगहॉर्न दुनिया भर में व्यावसायिक अंडा उत्पादन लेयर फार्मिंग के लिए नंबर 1 चुनी जाने वाली नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 23, टेरेटोजेनेसिस के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज द स्टडीड साइंटिफिकली अंडर टेरेटोजेनेसिस? फेस प्रोपिगेशन, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, जन्मजात विकृतियां, हनी प्रोडक्शन या फिर सिल्क फाइबर फिजिकल टेस्टिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका कंजेनिटल फॉर्मेशंस या फिर डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है, जन्मजात विकृति। भ्रूणीय विकास के दौरान होने वाली असामान्यताएं या शारीरिक विकृतियों और विकृति पैदा करने वाले कारकों टेरेटोजोन्स के अध्ययन को टेरेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पक्षियों में सामाजिक समूहीकरण और प्रबुद्ध पदानुक्रम को दर्शाने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लीनियर डोमिनेंस हायरार्की बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स पोल्ट्री कॉल्ड? वैगल डांस, पैक ऑर्डर, इकोलोकेशन या फिर अलार्म फेरोमोन्स ट्रेल? क्या कहते हैं फिर? तो इसको हम कहते हैं पैक ऑर्डर। ठीक है, मुर्गियों और अन्य पक्षियों में सामाजिक प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए पैक ऑर्डर पाया जाता है, जहां उच्च क्रम का पक्षी निम्न क्रम वाले को चोंच मार सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और अंतिम प्रश्न है, स्तनधारियों में हीमोकोरियल प्रकार का अपरा किस में पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज द हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा ऑब्जर्व? पिग एंड हॉर्सेस, काउज एंड गोट्स, ह्यूमन एंड प्राइमेट्स, डॉग एंड कैट्स? किस में पाया जाता है फिर? तो ये आपका ह्यूमन्स एंड प्राइमेट्स में पाया जाता है। मनुष्य और बंदरों में हीमोकोरियल प्लेसेंटा होता है, जहां भ्रूण की कोरियोनिक विलाई सीधे माता के रक्तपूल्स मैटरनल ब्लड के संपर्क में तैरती है। इन ह्यूमन्स एंड प्राइमेट्स मैटरनल ब्लड कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीटल क्रॉनिक मेम्ब्रेन, क्लासिफाइड इट एज हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट जो आपकी 8 थी वो कंप्लीट होती है। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि आपको प्रैक्टिस सेट परचेज करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7906477180। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख लीजिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट तो आप कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम ला रहे हैं। ठीक है, और यूनिट 8 कंप्लीट हो गई है तो फिर यूनिट 9 आएगी और यूनिट 10। ठीक है, और कुछ पार्ट आपका पार्ट 1 का बचा है, उसे भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।